हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैक डेटा स्ट्रक्चर और उसके ऊपर एक मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था पैरेंथेसिस बैलेंसिंग के ऊपर या ब्रैकेट बैलेंसिंग के ऊपर। तो वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगर आपसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन किसी भी रीजन की वजह से, तो आज हम देख लेते हैं वो क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे वो। पैरेंथेसिस चेकर करके है गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर और काफी सारी कंपनीज में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर है क्या, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि काफी सा एक स्ट्रिंग दे रखी है आपको, सपोज करो, और उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, और आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग जो है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग बैलेंस्ड है क्यों? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है और इस वाले ओपनिंग के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है और फिर फाइनली इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये नॉर्मल मैथ है। नॉर्मल मैथ के अंदर आपने देखे होंगे जब आप एक सॉल्व कर रहे होते हैं कोई भी स्टेटमेंट, तो वहाँ पे काफी सारे ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं वो। और लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये परफेक्टली बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले कर्ली ब्रेस के लिए तो ये वाला कर्ली ब्रेस है, बट इस वाले कर्ली ब्रेस के लिए ये वाला ब्रेस है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, पैरेंथेसिस। तो स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ये तीन चीजें होंगी, या तो ये या ये या ये, या फिर इनके क्लोजिंग या ये या ये या ये। तो मैंने आपको बता दिया था वैसे लास्ट वीडियो के अंदर कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें करना क्या है, जब भी हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स आते हैं तब हम उनको स्टैक में डालते जाएंगे। ये सपोज करो स्टैक है मेरा, ठीक है, और सपोज करो ये वाली स्ट्रिंग है मेरी। ठीक है, तो जब मेरे पास कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा उसको मैं स्टैक में डाल लूंगा। पहला आया, इसको मैंने स्टैक में डाल दिया। फिर दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट आया, स्क्वायर ब्रैकेट, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को भी डाल लिया। और जैसे कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, जैसे ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो मैं चेक करूंगा टॉप वाले ब्रैकेट के साथ अगर ये मैच करता है इसके साथ। क्योंकि ये जो एंगुलर ब्रैकेट है और ये भी एंगुलर ब्रैकेट नहीं, सॉरी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट है और ये ओपनिंग क्लोजिंग है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टैक में से हटा देंगे। तो जैसे ही कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम चेक करते हैं, अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रैकेट है तब तो ठीक है, उसको स्टैक में से निकाल दो। अगर नहीं है तो वहीं के वहीं हम उसे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, उसके बाद अगला ब्रैकेट, तो ये ओपनिंग है तो ओपनिंग को फिर से स्टैक में डाल दो। फिर ये क्लोजिंग है तो क्लोजिंग आ रहा है तो क्लोजिंग साथ चेक करेंगे हम दोबारा से टॉप के साथ। तो टॉप के साथ चेक कर रहे हैं तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, पैरेंथेसिस। तो इसको भी हम स्टैक से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो क्लोजिंग ब्रैकेट हम इसके साथ चेक करेंगे। तो ये भी कर्ली ब्रेस है, ये भी कर्ली ब्रेस है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम इसको भी बाहर निकाल देंगे। और फिर फाइनली जब हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक भी खत्म हो चुका है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टैक ये जो स्ट्रिंग है ये परफेक्टली बैलेंस्ड है। और एक और चीज, स्ट्रिंग के अंदर इनके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। उसके बाद क्यूज पे मूव करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो मैं आ गया यहाँ पे। तो इन्होंने इनपुट क्या दे रखी है, इनपुट के अंदर आपको टेस्ट केसेस मिलेंगे कुछ, उसके बाद उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मिलेंगी और हमें आउटपुट में बैलेंस या नॉट बैलेंस प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो एक स्कैनर। तो ये जो स्कैनर क्लास होती है यार, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं होता इनपुट लेने का। ठीक है, और भी अच्छे तरीके होते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ देख रहे होंगे तो देखेंगे वो वाला तरीका क्या होता है। जावा के अंदर एक फास्ट इनपुट आउटपुट लेने का तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और क्योंकि उसके बाद अगली स्ट्रिंग आने वाली है तो इसको हमें फ्लश करना पड़ेगा। और फ्लश करने का तरीका क्या है, एक बार डमी नेक्स्ट लाइन मांग लेते हैं, उसके बाद टी टाइम से लूप चलाते हैं, स्ट्रिंग निकाल ली हमने, और अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग के साथ। अगर ये स्ट्रिंग बैलेंस्ड है तो हम प्रिंट करेंगे बैलेंस्ड, नहीं है तो नॉट बैलेंस्ड। ओके, सबसे पहले हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हमारा पहले से हमने देख लिया था किस तरीके से बना होता है। तो स्टैक ऑफ कैरेक्टर, चाहो तो यहाँ कैरेक्टर ले सकते हो या फिर 0 1 2 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर ये जो इनके हैक्स कोड होते हैं वो भी ले सकते हो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हैक्स कोड होते हैं वो भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे कैरेक्टर ले लेता हूँ। स्टैक ऑफ कैरेक्टर, स्टैक इक्वल्स टू न्यू स्टैक। उसके बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और एक एक करके कैरेक्टर आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लूप के साथ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट लैन। तो मैं एक लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, और अब सबसे पहले पहला कैरेक्टर उठाना है, मतलब ith कैरेक्टर उठाना है। तो कैर
इक्वल्स टू s डॉट गेट s डॉट कैर एट आई। ठीक है, एस एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर ये कैरेट वाला फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमें आई इंडेक्स पर जो कैरेक्टर होता है वो रिटर्न करता है, मैं पहले से बताया। ठीक है, अब उसके बाद हम चेक करें क्या ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर ये सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट देख लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट होता है तो हम उसे स्टैक के अंदर डाल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ओके, तो इफ अगर ये है या फिर ये है या फिर ये है, अगर इन तीनों में से कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट है ये, ठीक है, तो मैंने इनको एक एक लाइन नीचे लिख दिया। मतलब आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, मतलब मेरी आदत है ये। इससे अगर आपको बीच में से कोई भी चीज़ हटानी होती है तो वो एक लाइन हटा दो, डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो ये अगर ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं तो हमें कुछ नहीं करना, स्टैक के अंदर पुश कर देना ये कैरेक्टर और आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर ये नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट है पक्का। तो हम चेक करेंगे इफ अगर ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम चेक करेंगे स्टैक डॉट पीक कि सबसे टॉप पे है क्या स्टैक के। तो स्टैक डॉट पीक, अगर स्टैक डॉट पीक करने पे जो कैरेक्टर मिल रहा है वो ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तब तो हम करेंगे स्टैक डॉट पॉप। और वरना हम यहाँ पे एक बूलियन बना लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं करना कुछ, तो एक बूलियन बना लेता हूँ मैं। हर स्ट्रिंग के लिए एक बूलियन होगा और ये होगा ट्रू इनिशियली। और जब भी मुझे लगता है कि ये इस जो स्ट्रिंग है ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रिंग बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस बैलेंस को फॉल्स कर दूंगा। तो अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला मुझे और टॉप पर ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट है तब तो ठीक है, बस स्टैक में से पॉप कर दो। लेकिन अगर टॉप पर ये वाला ब्रैकेट नहीं है, कोई और ब्रैकेट है, तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है, तो इस बैलेंस फॉल्स हो जाएगा और इस लूप में से बाहर भी निकल सकते हो, मतलब पूरा घूमने की जरूरत नहीं है। अब सिमिलरली हम ये सारी चीज़ें करेंगे तीनों के तीनों ब्रैकेट्स के साथ। तो मैं यही चीज़ 3 बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये वाला ओपनिंग, ये वाला क्लोजिंग नहीं मिला मुझे कर्ली वाला क्लोजिंग मिला, तो मुझे कर्ली वाला ओपनिंग ढूंढना है। और अगर मुझे ये वाला ब्रैकेट मिल रहा है तो मैं ये चेक करूँगा। ओके, ऐसा करते करते हम फाइनली अपनी पूरी स्ट्रिंग्स में घूमेंगे और चेक करते रहेंगे हर स्ट्रिंग के साथ। और फिर जब ये लूप खत्म हो जाएगा, हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, हम चेक करेंगे अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है, इफ़ नॉट एम्प्टी, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तब भी हमारा जो होगा बैलेंस्ड होगा, फॉल्स हो जाएगा। और फिर फाइनली चेक कर लेंगे हम कि इफ इज बैलेंस्ड, ठीक है, अगर बैलेंस्ड है तो ये प्रिंट करो, वरना नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, यही प्रिंट करना था और हमारा काम खत्म हो गया। कुछ मिस तो नहीं किया, देख लेते हैं। स्ट्रिंग मांगी हमने, सबसे पहले एक बूलियन बना लिया, यहाँ पे ट्रू होगा जो। और अगर ओपनिंग ब्रैकेट है कोई भी तो उसको स्टैक में पुश कर दो। अगर कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो चेक करो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है टॉप पर। पीक वाला फंक्शन ये काम करता है। अगर आपको नहीं पता है पीक पॉप पुश कहाँ से आ रहे हो तो लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें स्टैक के अंदर मैंने आपको पूरा बताया हुआ है क्या काम होता है उसका। ठीक है, अगर नहीं है तो इस बैलेंस्ड फॉल्स करके ब्रेक कर जाना है सिमिलरली इनके साथ। और फाइनली लूप खत्म होने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो भी इस बैलेंस फॉल्स होगा और फिर फाइनली हम उसके बेसिस पे प्रिंट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसको एक बार कंपाइल एंड टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस केसेस के लिए हमारा बैलेंस आ रहा है। जरा इनको टेस्ट अगेंस्ट इनपुट कस्टम इनपुट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये दोनों के दोनों नॉट बैलेंस्ड हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मुझे लाइन नंबर 25 में एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन मिल रहा है, लाइन नंबर 25।
ठीक है, हमने वो तो देखा ही नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है हमारा और हमें फिर भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, इसका मतलब तब भी हमारा गलत है। ठीक है, तो एक और चीज़ लग जाएगी यहाँ पे। इसको ठीक से हैंडल कर लेना चाहिए फिर मुझे। यहाँ कर लेता हूँ चेक में, इफ़ स्टैक डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, तो अगर मुझे ओपनिंग ब्रैकेट्स मिल रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है और मेरा स्टैक उस टाइम पर एम्प्टी है तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे वो चेक लगा दिया, ये चेक मिसिंग था पहले। अब जरा टेस्ट करते हैं। ठीक है, इनके अगेंस्ट तो ठीक है, बट हमारे वाले के अगेंस्ट क्या होता है? ठीक है, नॉट बैलेंस लिखा रहा है। कूल, तो ये कोड चल रहा है मेरे ख्याल से। लेट्स सी, सबमिट करते हैं और आई थिंक चल जाना चाहिए हर केसेस के लिए ये। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो ये वाला कोड जरा हम एक्सपैंड करके देख लेते हैं। तो ये कोड था, इसको थोड़ा और एलिगेंटली भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो काफ़ी सारी इफ एल्स कंडीशन है जो कि सिंगल लाइन में ब्रेक हो सकती हैं, बट यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। ठीक है, कूल, आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और क्यू बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको बार बार बता दिया। लेकिन होता क्या क्यू के अंदर? तो क्यू इंटरफेस, ये वाली स्लाइड हम पहले देख चुके हैं, और क्यू इंटरफेस भी आपका कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होता है, एक्सटेंड कर रहा होता है। और इसके अंदर ये तीन मेथड्स होते हैं, तीन क्लासेस होते हैं जो इनको इंप्लीमेंट कर देते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। और ये एरे डैक और प्रायोरिटी क्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी अपनी अलग फंक्शनैलिटी होती है। इनको हम बाद में देखेंगे। आज बात कर लेते हैं कि लिंक लिस्ट का यूज़ करते हुए क्यू कैसे इंप्लीमेंट हो रहा होता है। तो हमने देखा था लिंक लिस्ट का आपका लिस्ट भी इंप्लीमेंट करता है ये लिंक लिस्ट क्लास, और क्यू को भी इंप्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन दोनों तरह से हो सकती है। तो ये स्लाइड हो गई। अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है जरा वो देख लेते हैं। तो क्यू, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर जो पहले आता है फर्स्ट एलिमेंट, वही सबसे पहले बाहर निकलता है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये सपोज करो आपकी क्यू थी, और इसके अंदर जो एलिमेंट पहले आया वो एलिमेंट पहले निकलेगा। इन क्यू एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इन फर्स्ट आउट मैनर, दैट इज एलिमेंट्स आर एडिड फ्रॉम द बिहाइंड एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं ठीक से। सपोज करो ये एक एरे है। ठीक है, इसको एरे मान लो, और ये कुछ इंडेक्सेस होंगे इसके 0 1 2 3 4। ठीक है, ये एक एरे है। अब इसको हमें क्यू बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्यू के अंदर कुछ ऑपरेशन होते हैं। क्यू के अंदर भी आपका पुश होता है, पॉप होता है, या फिर जैसा अभी हम देखेंगे यहाँ पे कुछ अलग ही मेथड होते हैं, ऐड, रिमूव, ऑफर, पोल, इस टाइप के होते हैं। सपोज करो पुश और पॉप है, तो क्यू वाले ऑपरेशन करने हैं हमें, कुछ डाला पहले में, पुश करना है हमें, तो हमने पुश कर दिया। लेट्स से 5 पुश करना था, 5 पुश कर दिया। उसके बाद 7 पुश करना था, 7 पुश कर दिया। फिर 9 पुश करना था, 9 पुश कर दिया। ठीक है, अब 3 एलिमेंट पुश हो चुके हैं। अब जब पुल करने की बारी आएगी तो कौन सा वाला एलिमेंट निकलेगा? तो जो एलिमेंट सबसे पहले रखा गया था ना, सबसे पहले वो एलिमेंट बाहर निकलेगा। क्यू डेटा स्ट्रक्चर यही होता है। स्टैक के अंदर क्या होता है? ये आपका अगर स्टैक है सपोज करो, तो स्टैक के अंदर जो सबसे बाद में रखा जाता है वो सबसे पहले निकलता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट क्यू के अंदर ऐसा नहीं है। क्यू के अंदर जो एलिमेंट सबसे पहले रखा गया था, क्योंकि 5 सबसे पहले रखा गया था, तो जब पॉप करने की बारी आएगी तो 5 बाहर निकलेगा पहले। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा पॉप करने की बारी आएगी तो 7 बाहर निकलेगा। उसके बाद सपोज आपने कुछ पुश कर दिया, आपने लेट्स से 10 पुश कर दिया, तो आप 10 को पुश करोगे। फिर जब पॉप करने की बारी आएगी तो 9 पहले पॉप होगा, फिर 10 पहले पॉप, उसके बाद पॉप होगा। समझ में आ रहा है? जो एलिमेंट पहले रखा गया था वो एलिमेंट पहले बाहर निकलेगा। 9 10 से पहले रखा गया था, इसलिए 9 पहले निकलेगा। ठीक है, इस टाइप से काम करता है क्यू। और ये होता है आपका स्टैक। स्टैक के अंदर क्या होता है? 1 2 5 लेट्स से, तो पहले 1 डाला मैंने, फिर 2 डाला, फिर 5 डाला। जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे लास्ट में, क्योंकि 5 डाला गया था इसलिए 5 बाहर निकलेगा, और फिर 2 बाहर निकलेगा, फिर 1 बाहर निकलेगा। ये होता है स्टैक और ये होता है क्यू। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जरा देख लेते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन जावा के अंदर किस तरीके से होती है। तो अब देख लेते हैं क्यू के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे। तो मेथड्स ऑफ क्यू ये होते हैं। तो काफी सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, देख लो, ऐड है, रिमूव है, एलिमेंट है, फिर ऑफर, पोल, पीक। तो ये 6 फंक्शंस क्यों हैं? हमें तो सिर्फ पुश और पॉप फंक्शन चाहिए जैसा स्टैक के अंदर होता है, बट यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस दे रखे हैं, तो इनका कुछ मीनिंग है। ये जो लेफ्ट साइड वाले फंक्शंस हैं ये एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, और ये राइट साइड वाले फंक्शंस एक्सेप्शन थ्रो नहीं करते।
एक्सेप्शन कब थ्रो करेंगे ये, तो ऐड वाला फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो करेगा तब जब इसकी क्यू की कैपेसिटी फुल हो चुकी है और तब भी आप उसमें ऐड करना चाहते हो, तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा जबकि ये यहाँ पर नल रिटर्न कर देगा या फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। आपका रिमूव वाला फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो करेगा कब, जब आपकी क्यू एम्प्टी है और तभी भी आप रिमूव करना चाहते हो क्यू के अंदर से, तो ये आपको बोलेगा कि क्यू एम्प्टी है और वो वाला एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये, ठीक है। और पोल वाला फंक्शन यहाँ पे उस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा या नल रिटर्न करेगा मेनली, ठीक है। तो उस केस में पोल जो है वो नल रिटर्न करेगा। और ये एलिमेंट वाला फंक्शन ये टॉप एलिमेंट देखने काम में आता है। जैसे पीक वाला फंक्शन था ना स्टैक के अंदर, जो क्या करता था, जो नेक्स्ट एलिमेंट निकलने वाला है बाहर वो एलिमेंट देखने काम में आता है, वैसे ही एलिमेंट या पीक ये दोनों फंक्शन सेम काम करते हैं। ये वो वाला एलिमेंट देखने काम में आते हैं जो सब अब नेक्स्ट निकलने वाला है। तो 9 और 10 अगर दोनों हैं तो 9 और 10 में से कौन निकलेगा, क्यू में से 9 बार निकलेगा। तो पीक करोगे या एलिमेंट करोगे तो 9 आपको रिटर्न होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको 5 निकलेगा बाहर नेक्स्ट पॉप में, तो इसलिए यहाँ पे पीक करने पे 5 एलिमेंट आपको निकलता है। तो ये दोनों के दोनों हैं। तो एलिमेंट आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा कब, जब आप एम्प्टी क्यू के अंदर कुछ पीक करना चाहते हो। लेकिन पीक वाला जो ऑपरेशन है, पीक वाला जो मेथड है, ये आपको फॉल्स या ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके, तो जरा इनको इंप्लीमेंट करते हैं अपने इक्लिप्स के अंदर। तो मैंने क्यू बनाया हुआ एक क्यू, मेरा पैकेज है उसके अंदर मेन क्लास है मेरी, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्यू ऑफ इंटीजर लेट्स से, तो लिंक लिस्ट की हेल्प से मैं बनाऊंगा इसे, लिंक लिस्ट। और सबसे पहले ये लेफ्ट साइड वाले फंक्शंस देख लेते हैं जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। तो अब ये दो बनाने का फायदा क्या है, ये दो सेट क्यों बना रखे इन्होंने, एक्सेप्शन थ्रो करने वाले और ये वाले फॉल्स या नल रिटर्न करने वाले। तो इनका कुछ मीनिंग है यार। सपोज करो आपका कुछ क्रिटिकल काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और क्यू एम्प्टी है, उसके अंदर से भी आप पीक या पुल करने का काम कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि ये जो क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, मैं आपका फॉल्स या नल रिटर्न करूँगा तो कुछ दिक्कत हो सकती है। तो आप वहाँ पे अपने एप्लीकेशन को क्रैश करना चाहते हो एक्सेप्शन थ्रो करके, तो उस केस में आप ये काम करते हो। बट अगर आप चाहते हो कि इतना क्रिटिकल नहीं है, एलिगेंटली हैंडल करना चाहते हो, एक एक्सेप्शन थ्रो नहीं करना चाहते, तो उस केस में ये वाली इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेम ऐड और ऑफर, रिमूव और पोल, एलिमेंट और पीक सेम काम करते हैं। ये दोनों बेसिकली ऐड और रिमूव वाले, ऐड और ऑफर वाले ऐड करने का काम करते हैं क्यू के अंदर, रिमूव और पोल वाले बाहर निकालने का काम करते हैं क्यू में से, और एलिमेंट और पीक वाले पीक करने का काम करते हैं। बट लेफ्ट साइड वाले एक्सेप्शन थ्रो करते हैं और राइट साइड वाले नहीं करते। क्यू डॉट ऐड लेट्स से, मैं कुछ भी एलिमेंट्स डाल रहा हूँ उसके अंदर, और अब इसे प्रिंट कर लेते हैं। और अब कुछ बाहर निकालता हूँ एलिमेंट्स, तो क्यू डॉट रिमूव, तो ये ओ नहीं आएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। हम सिर्फ रिमूव करना चाहते हैं जो नेक्स्ट निकलेगा क्यू के अंदर। तो इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्यू के अंदर ये एलिमेंट आया 12, 23, 34। तो ये लिंक लिस्ट की तरह से इंप्लीमेंट हो रखी है क्यू। और तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, 12 आया पहले, तो 12 हेड पे चला गया, उसके बाद 23 आया, तो उसके बाद 23 चला गया, फिर 34 आया तो 34 लास्ट में चला गया। ये हमारी क्यू इंप्लीमेंट है लिंक लिस्ट की हेल्प से। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने क्यू ऐसे प्रिंट कर ली, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्यू डॉट रिमूव कर रहे हो। तो जो सबसे पहले एलिमेंट डाला था, तो 12 सबसे पहले डाला था, इसलिए 12 सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो यहाँ देख लो 12 सबसे पहले बाहर निकल रहा है, फिर 23 बाहर निकल रहा है, और उसके एंड में अगर आप करोगे तो 34 बाहर निकलेगा। तो क्यू डॉट ऐड क्यू डॉट रिमूव हो गए। एक बार क्यू डॉट एलिमेंट भी देख लेते हैं। तो ये 34 दे रहा है मुझे, जो नेक्स्ट निकलने वाला एलिमेंट बाहर, ठीक है। ओके, तो अब जरा देख लेते हैं कि अगर आप एम्प्टी क्यू में से बाहर निकालने का काम करते हो तो क्या होता है। तो क्यू डॉट रिमूव करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा कब, जब आपकी क्यू एम्प्टी है। जरा रन करके देखते हैं। अभी हमारी क्यू एम्प्टी है और यहाँ पे एक्सेप्शन मिल रहा है हमें। और एक्सेप्शन क्या है कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट का एक्सेप्शन है। रिमूव फर्स्ट कर रहे हैं हम लिंक लिस्ट के अंदर से, लेकिन रिमूव फर्स्ट वहाँ पे है नहीं, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है वहाँ पे, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर रही है। वहीं आप रिमूव की जगह पोल कर रहे होते तो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होती। देखो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई। देखते हैं इसने रिटर्न क्या किया। इसको प्रिंट कराता हूँ मैं जो रिटर्न हो रहा है।
तो यहाँ पर नल मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो पोल और रिमूव में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पोल बेसिकली आपका नल रिटर्न करता है अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा अगर एम्प्टी है, लेकिन रिमूव जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा अगर एम्प्टी है तो, ओके। और बाकी सारे फंक्शन भी सेम काम करते हैं, पीक वाला भी वही काम करेगा जो एलिमेंट काम करता है, ठीक है। तो अब जरा दोबारा से अब हमारी क्यू हम खुद से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्यू हम खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे अब। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्यू इंटरफेस के अंदर आया और एक न्यू क्लास बना लेते हैं माई क्यू करके, ठीक है। और इसके अंदर हम जो लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे वो माई लिंक लिस्ट होगी जो हम पहले ही बना चुके हैं अपनी, ये वाली माई लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसी के फंक्शंस का हम यूज़ कर रहे होंगे और माई क्यू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दो चीज़ें चाहिए होती है, क्यू के अंदर दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है आपका हेड और एक चाहिए आपको रियर, ठीक है। हेड या टेल कह सकते हो। तो क्यू बेसिकली होता है क्या है, इसको हटाता हूँ मैं। तो क्यू में बेसिकली सपोज करो ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। और इसके अंदर हम दो पॉइंटर लेके चलते हैं, दो वेरिएबल्स, एक होता है हेड एक होता है रियर। और जब भी हम एलिमेंट को डाल रहे होते हैं तो हम अपने रियर पर डाल देते हैं। इनिशियली हेड और रियर दोनों के दोनों नल होते हैं, ठीक है। हेड और रियर, एच और आर से मान लो, एच मीन्स हेड और आर मीन्स रियर। तो क्यू में से होता क्या है, जब भी निकालने की बारी आती है, जब भी हम पॉप करना चाहते हैं क्यू में से, तब हमेशा हेड से बाहर निकालते हैं, और जब भी पुश करते हैं क्यू के अंदर तब हमेशा रियर से पुश करते हैं, ठीक है। इस पॉप और पुश ऑपरेशन को हम क्यू के अंदर एन क्यू और डी क्यू भी कहते हैं, एन क्यू और डी क्यू। ये एरे डेक वाला जो डेक है, ये डेक नहीं है, डी क्यू बोलेंगे इसे, डेक होता है ये, डी ई क्यू यू ई, ये होता है डेक, डी ई क्यू यू ई, ये है डी क्यू, ठीक है। डेक आपको समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट वीडियो में एरे डेक पढ़ रहे होंगे। वो होता है डब्ल्यू एंडेड क्यू, ठीक है, दैट इज शॉर्ट फॉर डब्ल्यू एंडेड क्यू। डी क्यू मतलब क्यू में से कुछ निकालना, उल्टा हो गया, ठीक है। पॉप मतलब डी क्यू और पुश मतलब एन क्यू, ठीक है। तो जब डी क्यू कर रहे हैं तब रियर से कर दोबारा से लिख रहा हूं, एकदम दोबारा से बताएंगे एच और आर के लिखने के बाद। तो पॉप करने को हम डी क्यू भी कहते हैं, डी क्यू, क्यू के अंदर से हम पॉप कर रहे होते हैं। और पुश करने को हम एन क्यू भी कहते हैं, ठीक है। और जब भी एन क्यू कर रहे हैं तो हमेशा रियर एंड पे करेंगे, और जब डी क्यू कर रहे हैं तो हमेशा हेड से करेंगे। जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहले लेट्स से 2 आया, तो 2 आपने कहाँ डाला, रियर एंड पे। रियर अभी नल था तो इसलिए हेड और रियर दोनों के दोनों यही हो गए, हेड भी यही है रियर भी यही है। अब दोबारा से कुछ डालना है, लेट्स से 5 डालना है, तो 5 का डलेगा रियर के नेक्स्ट पे, तो रियर अभी यही है तो रियर के नेक्स्ट पे 5 डल जाएगा, और रियर अब आगे मूव कर जाएगा। रियर का मतलब पता नहीं है, रियर मतलब एंड में जो है, रियर व्यू मिरर, पीछे का देखने वाला, तो ये पीछे टेल, और ये हेड है। हेड हमेशा आगे रहेगा, ठीक है, और रियर आगे जाता रहेगा। फिर सपोज करो 7 आया, तो रियर के बाद 7 डल जाएगा, और अब रियर हो जाएगा 7। और अब सपोज करो पॉप करना है, डी क्यू करना है, तो डी क्यू हमेशा कहाँ से होता है, हेड से। तो हेड से डी क्यू करेंगे तो इस वाले एलिमेंट को हम हटा देंगे, 2 बाहर निकलेगा और हेड एक आगे मूव कर जाएगा, हेड अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर से वही काम करना है, दोबारा से सपोज करो पॉप करना है, तो हेड यहाँ से हट जाएगा और हेड अब आगे मूव कर जाएगा। तो अब हेड और रियर दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। दोबारा से डी क्यू करना है, तो दोबारा से डी क्यू कर दो, हेड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हेड एक आगे आएगा, क्या आगे तो नल है, तो अब हेड भी नल हो गया और रियर भी नल हो गया, ठीक है। हेड और रियर दोनों नल हो चुके, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो है हमारे पुश और पॉप या फिर एनक्यू और डीक्यू वाले फंक्शन है, जरा इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक नोड बनानी है हमें, जो नोड हमने माई लिंक लिस्ट के अंदर बनाई थी, याद है, ये वाली जो नोड है, ये वाली नोड हमें चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर एक डेटा पार्ट है और एक नेक्स्ट पार्ट है। तो ये नोड पहले से बनी हुई है, पब्लिक नोड है, तो हम इसे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं नोड बनाता हूँ और इसको प्राइवेट करना है हमें, क्योंकि बाहर से तो यूज़ नहीं है इसका। तो नोड ऑफ टाइप ई हेड एंड रियर, और इसे मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ।
ये माई लिंक लिस्ट से होगा इंपोर्ट, ठीक है, यहाँ से ये नोड इंपोर्ट हो गया, ओके। और अब हमें कुछ फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, सो पब्लिक फंक्शन होंगे वो पब्लिक और enqueue enqueue और पब्लिक edque, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस हमें इंप्लीमेंट करने हैं enqueue और dq वाले। तो enqueue करते हैं पहले। तो जैसे मैंने आपको बताया था enqueue कब करना है, enqueue कहाँ से करना है, enqueue हमेशा रियर एंड पे करना है, रियर के नेक्स्ट में ये डाल देना है, और dq करते टाइम हम हेड पे करेंगे। सबसे पहले enqueue देखते हैं। तो रियर के नेक्स्ट में हमें ये एलिमेंट डालना है जो यहाँ से बनेगा। तो सबसे पहले नोड बनाते हैं, एक नोड ऑफ टाइप e टू ऐड इक्वल्स टू न्यू नोड ऑफ टाइप e, ठीक है। ये मैंने नोड बना लिया अपनी, और ये नोड हमें इंसर्ट करनी है कहाँ पे, रियर के नेक्स्ट पे, रियर डॉट नेक्स्ट, ओके। ये भी पब्लिक होने चाहिए। सिंटेक्स वेरिएबल लोकल डिक्लेरेशन सिस्टम इंसर्ट टू कंप्लीट, क्या दिक्कत है, अच्छा, रियर डॉट नेक्स्ट इज टू ऐड, अब ठीक है। और फिर बाद में रियर हमारा क्या हो जाएगा, रियर इक्वल्स टू रियर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। बट यहाँ पे अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो अभी हमें दिख नहीं रही। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर हमारी लिस्ट जो हमारी एनक्यू और ये जो लिंक लिस्ट है जो हम बना रहे हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट लगा लगा के, ये अगर पहले से एम्प्टी है, अगर हमारी क्यू के अंदर पहले से कुछ नहीं डाला हुआ, तब क्या होगा, तो उस केस में ये क्रैश कर जाएगा। क्यों, क्योंकि रियर उस केस में एम्प्टी होगा, रियर नल होगा, और हम रियर का नेक्स्ट सेट कर रहे हैं। तो उसकी भी हैंडलिंग कर लेते हैं। उसकी हैंडलिंग किस तरह से करेंगे कि इफ़ हेड इज नल, तो हेड नल कब होगा, जब हमारी लिस्ट एम्प्टी होगी, ठीक है। अगर हेड नल है तब हेड और रियर दोनों ही किसके इक्वल होंगे, टू ऐड के इक्वल, और ये टू ऐड ऊपर चला जाएगा उस केस में, ठीक है। और तो अगर हेड नल है हमारा, तो हेड और रियर दोनों के दोनों टू ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर रिटर्न कुछ नहीं करना। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, मतलब अगर हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है पहले से, तो हम उसके लास्ट के नेक्स्ट में जो क्यू का लास्ट होगा, सपोज करो ऐसा कुछ था, 1 और 2 डाले हुए थे, हेड यहाँ पे था और रियर यहाँ पे था, यहाँ रियर था, यहाँ हेड था, और फिर हमें बोला उन्होंने 3 डालो। तो 3 डालने के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या हेड नल है, हेड नल नहीं है तो रियर के नेक्स्ट में डाल देंगे 3, तो रियर का नेक्स्ट में आ जाएगा 3, और फिर रियर हो जाएगा ये नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये दोनों चीज़ें करिए यहाँ पे, हमारी एनक्यू ऑपरेशन कंप्लीट है। अब जरा डीक्यू ऑपरेशन भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो अब बात कर लेते हैं डीक्यू ऑपरेशन की। तो ये डीक्यू ऑपरेशन जो है, ये पॉप वाला ऑपरेशन जो है, इसमें हेड में से हमें एलिमेंट बाहर निकालना है, हेड में से, ठीक है। तो अगर यहाँ ये लिस्ट है हमारी, ये क्यू है 1 2 3, इसमें से हमें बाहर निकालना होता कुछ, तो हम इस वाले एलिमेंट को बाहर निकालते हैं और हेड हमारा रहता है नेक्स्ट वाला एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ करनी है। तो पहले इसको टेम्प में सेव कर लेते हैं, एक नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, क्योंकि हेड हमारा आगे जाने वाला है, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, और फिर रिटर्न क्या कर देना हमें, टेम्प डॉट डेटा, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, इसको मैंने टेम्प बनाया, पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। क्यों, क्योंकि हेड आगे जाने वाला था, तो हेड को मैंने आगे भेज दिया, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, उसका जो टेम्परेरी वेरिएबल में जो डेटा था वो हमें रिटर्न कर दिया। तो ये चीज़ हमारी गायब हो चुकी है लिस्ट में से। अब हेड यहाँ पर है, टेल यहाँ पर है। तो ये जो टेम्प वेरिएबल होगा, ये जैसे ही इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे हम, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा किसी भी तरीके से, तो गार्बेज कलेक्टर इसको अपने आप ही मेमोरी में से हटा देगा, ठीक है। तो ये वाली नोड अपने आप ही मेमोरी में से हट जाएगी और मेमोरी में सिर्फ 2 और 3 बचेंगे। कूल। अब जरा यहाँ भी देख लेते हैं, हैंडलिंग कर लेते हैं। अगर हमारी जो क्यू है वो पहले से एम्प्टी है तो क्या करना है। तो पता कैसे चलेगा हमारी क्यू पहले से एम्प्टी है, सेम वही कि हेड नल होगा उस केस में। तो अगर हमारा हेड नल है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है नल, ठीक है। अगर हमारा हेड नल है तो हमें रिटर्न कर देना है नल। अभी एक और चीज़ है यार, यहाँ पे देखोगे कि सपोज करो मैंने कर दिया हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, और सपोज करो एलिमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही होता, हमारी क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सपोज करो 1 भी निकल गया क्यू में से, 2 भी निकल गया, और सिर्फ 3 बचा हुआ था क्यू के अंदर, हेड भी यहीं पे था, रियर भी यहीं पे था, और आपने क्या कर दिया, इस हेड को आगे बढ़ा दिया, इसको रिटर्न कर दिया, ये 3 तो बाहर आ गया, और हेड को एक आपने आगे बढ़ा दिया। तो हेड तो इसका नेक्स्ट होगा, हेड नल हो जाएगा, तो हेड यहाँ पर आ गया और हेड नल है।
बट रियर अभी भी इस एलिमेंट को लेके बैठा हुआ है 3 को। तो हमें उस केस में देखना अगर हमारा हेड अब जाके नल हो गया है, फाइनली भी नल है, तो रियर को भी नल कर देना उस केस में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी हो चुकी है तो हेड और रियर दोनों नल होने चाहिए उस केस में। तो यहाँ पे एक हैंडलिंग और आएगी कि अगर हमारा हेड नल हो गया है किसी भी वजह से, क्योंकि लास्ट एलिमेंट भी हमने निकाल दिया, तो रियर भी नल हो जाना चाहिए। ओके, सो नाउ हमारा NQ और DQ दोनों ऑपरेशन तैयार हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं हम अपनी मेन क्लास के अंदर। इसको यूज़ करते हैं। तो myQ इंटीजर myQ, तो ये myQ तैयार है और इसके अंदर कुछ डालते हैं, NQ करते हैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स। तो 12 डाला मैंने और सिमिलरली इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। सो 12 डाला, फिर 2 डाला, फिर 123 डाल दिया, लेट्स से 45 डाल दिया और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ जो बाहर एलिमेंट निकल रहे हैं। तो myQ डॉट DQ, तो देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले डाला था 12, 2, 123 और 45। तो निकालने की जब बारी आएगी तो सबसे पहले 2 बाहर निकलेगा। इस यूटिल को हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब खुद से बनाना आ गया है हमें। ठीक है, रिफैक्टर नहीं करना, इसे रन करना है। तो 12 सबसे पहले बाहर निकल रहा है, देख रहे हो। उसके बाद देखते हैं क्या बाहर निकलता है। तो सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, तो 3 बार। तो पहले 12 बाहर निकल रहा है, फिर 2 बाहर निकल रहा है, फिर 123 बाहर निकल रहा है। एक और बार रन करते हैं इसे, 2 बार रन करते हैं, तो 45 भी बाहर निकलेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर 45 भी बाहर निकल गया और फिर हमें नल रिटर्न हो रहा है। तो अब जितनी बार भी आप करोगे तो उतनी बार आपको नल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि DQ करते टाइम आप हमेशा हेड से करते हो और हेड अब आपका नल हो चुका है। तो अब जितनी बार भी आप DQ करोगे तो आपको नल मिलेगा। अब जरा दोबारा डाल के देखते हैं एलिमेंट कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक से अभी भी। 451 डालते हैं और अब DQ करते हैं। ठीक है, तो अब आपको 451 मिल रहा है। तो आपका मतलब जो Q है वो ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, ये कहीं भी नहीं फट रहा है, ये केस इसके कहीं भी नहीं फट रहे और हमने जो ये Q है खुद से बनाई है। ठीक है, ये जो नोड है, ये नोड मैं लिंक लिस्ट वाली नोड यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो अपनी खुद की एक नोड बना सकते हो इसके केस में, क्योंकि आपको लिंक लिस्ट जो क्लास है उसको यूज़ नहीं करना पर से, उसकी सिर्फ एक नोड क्लास यूज़ करना है। तो आप नोड क्लास चाहो तो खुद से भी बना सकते हो अपनी एक, लेकिन मैंने वो पहले ही स्टैटिक बनाई थी इसीलिए, सो दैट वो बाहर भी यूज़ हो सके बिना माई लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए, इसलिए वो स्टैटिक क्लास थी पहले। ठीक है, तो ये नोड क्लास हम बिना माई लिंक लिस्ट का रेफरेंस लिए भी बना सकते हैं। तो NQ DQ ऑपरेशन हो गया। आप चाहो तो पीक ऑपरेशन भी बना सकते हो। पीक ऑपरेशन में क्या करना है, पीक ऑपरेशन में जो हमेशा हेड पे एलिमेंट होगा वो आपको सिर्फ रिटर्न कर देना है, निकालना नहीं है उसे बाहर, सिर्फ रिटर्न कर देना। तो वो बहुत ईजी ऑपरेशन है, वो आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे एरे डेक। ठीक है, ये वाली स्लाइड एरे डेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। इसकी हेल्प से आप स्टैक और क्यू दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली फंक्शनैलिटी है, डबली एंडेड क्यू है ये। तो इसके अंदर आप आगे से और पीछे से दोनों जगह से एलिमेंट डाल सकते हो और निकाल सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है ये। स्लाइडिंग विंडो जब आपको करनी होती है तब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।